अच्छा। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि ऑडिट जो है इवैल्यूएशन के बाद करना चाहिए, तो हमने जिस सप्लायर के साथ जाना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस सप्लायर के साथ जाना है? तो जब तक आपको ये कन्फर्म नहीं होगा, तो आप उसकी फैक्ट्री ऑडिट करवा के क्या करवाएँगी? तो आप सैंपलिंग करें, सैंपलिंग के बाद आप उसको चूज़ करें कि किस सप्लायर की तरफ जाना है, फिर उसके बाद फैक्ट्री ऑडिट होगा और उसकी इंस्पेक्शन वगैरह होगी। तो सैंपलिंग करवाने के बाद ये सारे प्रोसीजर होते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताएँ कि यानी हम जब सैंपल यानी सप्लायर फाइनलाइज़ कर लेते हैं, ऑडिट वगैरह हो जाता है, फिर हम पेमेंट वगैरह किस तरह करेंगे? पेमेंट हम अलीबाबा क्योंकि के ये थ्रू हम करेंगे। 1688 के थ्रू हम जा रहे हैं, यानी हमें अलीबाबा पे नहीं मिला है, हम 1688 के थ्रू जा रहे हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। तो हम पेमेंट किस तरह यानी वो करेंगे, अपने आप को कैसे सेव करेंगे? हुँ, 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 हुँ। अभी एक क्वेश्चन आई थिंक इससे रिलेटेड ही आया था, तो मैंने आंसर यही किया था कि मोस्ट प्रोबेबली जो 1688 के ऊपर सप्लायर होते हैं, वो अलीबाबा के ऊपर भी, चाहे वो फंक्शनल नहीं है उनकी प्रोफाइल्स, लेकिन वो उनकी प्रोफाइल्स होती हैं। तो आप नेगोशिएशन के दौरान आप उनको कन्विंस करें कि हम पेमेंट आपको ट्रेड एश्योरेंस करेंगे अलीबाबा के ऊपर। लेकिन लेट्स से कि वो नहीं मानते या वो डिनाई हुँ। कर देते हैं या उनकी प्रोफाइल नहीं है या वो बिज़नेस नहीं कर रहे, तो सेकंड जो प्रेफर्ड वे है वो पेपॉल होना चाहिए। उसमें आपके पास जो है ना वो लेवरेज होती है, एज होता है कि आपके पास होल्ड होता है थोड़ा-सा, इन केस क्वालिटी अच्छी नहीं है या कुछ भी हम डिस्प्यूट करना चाहते हैं, तो हम पेपॉल पे डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो पेपॉल की तरफ चले जाएँ। अगर वो पेपॉल भी नहीं करते हैं, तो थर्ड वे जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड वे है, लेकिन अगर हमने लाज़मी उस सप्लायर के पास जाना है और प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, मार्जिन भी अचीव हो रहे हैं, तो फिर आप सोर्सिंग एजेंट के थ्रू आप पेमेंट करवाएँ, ठीक है? किसी को मिडलमैन को आप दरमियान में कर लें। ओके, सोर्सिंग एजेंट्स जैसे अभी बहुत सारे हैं, आतिफ अली वराइक वगैरह भी हैं, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं यानी, जी, जी, जी। राइट? ओके। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँगे प्लीज़, ये ब्रांड ब्रांड रजिस्ट्री हमें किस स्टेज पे स्टार्ट करनी चाहिए? आफ्टर ऑर्डर आफ्टर प्लेसमेंट। आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट, ओके। हुँ। और जो हमें अपनी इन्वेंटरी इवैल्यूएट करनी होती है, फर्स्ट इन्वेंटरी वो किस वक़्त, वो यानी किस वक़्त इवैल्यूएट करनी चाहिए? जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो आपको वो बताएगा, सप्लायर बताएगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आफ्टर प्रोडक्शन भी उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आफ्टर कंप्लीशन वो पैकिंग में होती हैं, ऐसी पैकिंग में होती हैं कि उनकी इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। वो पैकेजिंग को जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा और वो यूनिट्स जो है ना वो ज़ाया हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर क्या है। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसके आफ्टर कंप्लीशन उसकी पैकेजिंग को रिमूव नहीं कर सकते, वो सील पैक है, तो जब वो कंप्लीशन के थोड़ा देर पहले, थोड़ा अर्सा पहले उसको आप इंस्पेक्शन टीम को आप फैक्ट्री में भिजवा दें और वहाँ पे वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसकी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँ, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस बट आई जस्ट वांट टू बी क्लियर ऑन दिस। ओके। ये जो हमारा कंपेटिटर है, ही डजंट हैव एनी लोगो या ब्रांड नेम ऑन हिज पैकेजिंग, ठीक है? हुँ, हुँ। बहुत ही बेसिक सी एनवेलप फॉर्म में पैकेजिंग है ज़िप-लॉक में। तो अगर हम चाह रहे हैं तो हम लोगो प्रिंट कराएँ या ज़रूरत नहीं है? नहीं, नहीं, वी आप शुड गो कस्टम एग्ज़िट। ब्रांडिंग की तरफ जाएँ। जी, जी, आप कस्टम ब्रांडिंग करवाएँ और अपने डिज़ाइन आप सप्लायर को दें और वो आपको पैकेजिंग के ऊपर प्रिंटिंग कर देगा। उसकी कॉस्ट सेपरेट होती है, लेकिन वो हाँ, नेगोशिएशन में आप उसको डील करें। सही है। ठीक है? ठीक है, आई गेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। ओके, सफदर अली आपको अनम्यूट कर दिया है। सफदर अली आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेश्चन करें अपना। नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सफदर अली, आप सॉर्ट आउट कर लें, आपसे बाद में क्वेश्चन करता हूँ। साकिब भट्ट आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने एक तो क्वेश्चन है मेरे, मैं काइंडली मुझे क्लियर करिएगा। मेरा असल में जो सप्लायर है वो एज़ पर ईसीज़ जो है ना, क्या कहते हैं, टर्म्स में नहीं है। मतलब कि आप जो कहते हैं कि 3 डायमंड्स हों या 5 डायमंड्स जितने भी होते हैं और उसके अलावा इसका लेवल इतना हो, वो उस पे नहीं है। बट
बुरी बिल्कुल बेसिक सी भी नहीं है, बट मिडिल में आती है, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं इसको किसी थर्ड पार्टी या कलीम भाई या किसी को हायर करके इनकी इंस्पेक्शन सप्लायर इंस्पेक्शन करवा लूँ, तो क्या हमें इसको कंसीडर करना चाहिए कि ना करें? जी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, अगर आपके मार्जिन्स अचीव हो रहे हैं, अगर आपसे जो आपका सप्लायर है वो कोऑपरेटिव है, अगर जी, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ है, मेरे जो कंपेटिटर है उसने अभी सनी भाई से भी वही मेरी इस चीज़ के बारे में ही बात चल रही है। मेरा जो कंपेटिटर है उसने उसकी जो लीस्ट प्राइस है ना वो उसने अप कर दी है। मतलब हुँ, उसकी अब अगर पिछले पूरे साल की है, मैं जब से उसने प्रोडक्ट लॉन्च की है, अगर मैं उसकी लीस्ट प्राइस देखूँ तो उसकी अब प्राइस जो है ना वो लीस्ट प्राइस है, ठीक है। ओके। तो अब इस पे मतलब अगर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की मेरा ख्याल है अगर वो प्राइस डिस्क्लोज कर दूँ तो कोई मसला नहीं है, बट लेट्स सपोज 6 पाउंड्स है, ठीक है। हुँ, तो 6 पाउंड पे फॉर एग्जांपल मुझे 35% मिल रहा है, ठीक है, ठीक और है। उस कंपेटिटर ने 5.94 कर दी है, ठीक है। हुँ। अभी उसकी रिसेंटली 5 घंटे पहले ना उसने 5.94 पे रिड्यूस कर दी। तो क्या हमें इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, मतलब इस प्रोडक्ट को अभी भी कंसीडर करना चाहिए कि ये मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो सकती है? नहीं, नहीं, प्रोडक्ट रिजेक्ट इस बेसिस पे नहीं होगी। आप हुँ। ये देखें कि कोई और कम्पेटिटर आपका सेकंड कम्पेटिटर कौन है? उसका क्या सर बिहेवियर है? सर देखें, मैं इसमें एक और चीज़ है, हमारा जो असल में जो हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर मार्केट गैप है, ठीक है? उसमें हुँ, कोई हाई कंपेटिटिव प्रोडक्ट नहीं है। तो जो अगर हम जेएस का स्कोर निकालते हैं तो पूरी शीट पे अगर कोई एक ही बंदा मिलता है जो जो काबिल कबूल है, जिससे हम लड़ाई कर सकते हैं। उसके हुँ, अलावा जो है वो तो आप कह लें कि हमारे कबीले या हमारे कबीले से भी थोड़ा नीचे हैं। बट एक ठीक। बंदा है जिसको हम एज़ बॉर्डर वो क्या कहते हैं, बार रख के उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये हुँ। इसलिए ये पूछ रहा हूँ। आपकी सेकंड अप्रूवल हो गई है? सेकंड अप्रूवल में ही है स्टेज, अभी वो सनी भाई को भेज रहे हैं, तो सनी भाई अच्छा, ने ही भेजा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप उसकी अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको थोड़ा-सा स्लाइटली नीचे ले जाएँ। अभी सर अगर वो स स्लाइड अभी 6 नीचे पॉइंट गई कितना है। है? अभी सॉरी अभी आपकी क्या प्राइस है? 6 पॉइंट? सर, अभी 6 पाउंड्स है, 5.99। 5.99 और सेलर की प्राइस क्या है? अभी साइलर की प्राइस है 5.94। जब ये प्रोडक्ट मैंने हंट की थी तब उसकी प्राइस इज अबाउट आई थिंक 6.84 आई गेस, राइट। और अभी फिर उसने 6 पाउंड कर दी थी, अब उसने 5.94 भी कर दी है। और आपका मार्जिन क्या है? मेरा 5.99 पे 35% है। 6 5.99 पे 35% है। क्या हम इसको 5.49 पे कर सकते हैं लॉन्च? आप ये देखें। क्या एक आप सेकंड सप्लायर अभी को देख। फर्दर स्क्रू कर सकते हैं? क्या आप सर अभी तक जो है ना मैक्सिमम वो मेरा इतना ही स्क्रू हुआ है, सप्लायर इससे नीचे नहीं आ रहा। और अगर हम 5.49 को कंसीडर करते हैं तो 5.49 पे मुझे 30% मार्जिन बच रहा है। तो आप 5.49 के ऊपर अप्रूवल ले लें। ठीक है, लाइक 30% इज कंसिडरेबल, राइट। जी। चलें, ठीक है। बाकी सनी भाई से भी वो हो रही है, तो लेट्स सी उनका क्या आता है, बट 5.49 पे हम जा सकते हैं, राइट। जी, जी, ठीक है। सही है, सही है। चलें, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। सफदर अली, आप क्वेश्चन करें अगर आपका माइक ठीक हो गया तो। यार मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप इस तरह करें, अगर आपका ग्रुप वगैरह कोई बना हुआ है 222 का तो उसके अंदर डिस्कस कर लें, या मेजर ग्रुप जो हमारा मेन ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट कर लें फिर। तो मुझे यहाँ पे, या आप लिख दें यहाँ पे क्वेश्चन अपना, मैं कोशिश करूँगा कि रीड करके आपको आंसर कर दूँ। फ़ाइज़ा, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने जी, आपसे एक क्वेश्चन, जिस तरह से यूके में हम प्रॉफिट मार्जिन के लिए करते हैं, तो जर्मनी में तो फिर वैट का इशू भी आ जाता है। तो जी। ये कितना मतलब कि नॉर्मली कितना तक जाती है? अच्छा, जर्मनी और यूके का डिफरेंस वैट का तो डेफ़िनेटली है, लेकिन सेलिंग प्राइस के भी डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि यूके में एक कंपटीटर है, वो लेट्स से कि 9 पाउंड का बेच रहा है,
तो वो यूरो में अगर यूरो में वो उससे ज़्यादा बेच रहा होगा, ठीक है? वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा बेच रहा होगा क्योंकि उसके अंदर उसने वैट को एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है तो आपने वैट तो आपका? 20% निकल जाता है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन तो 19%। फिर आप जर्मनी की बात कर रहे हैं ना इस वक़्त? जर्मनी में। जी, 19% है। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। ठीक, ओके। उसामा हफ़ीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है हमज़ा भाई, आपका ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। हमज़ा भाई, काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं मेरे। मेरा प्रोडक्ट ना सेकंड अप्रूवल हो गई हुई है सनी से। उन्होंने जो प्राइस दी थी 9.99 यूरोस। मैं जर्मनी में मेरी प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो मेरी जो प्राइस थी सनी ने रिकमेंड की थी 9.99 यूरोस, और जो हुँ, हुँ। मेरे कंपेटिटर है उसकी जो कीपा की प्राइस थी लोवेस्ट, वो थी 13.99। अब जब मैंने सनी भाई से अप्रूवल की थी तब मेरा मार्जिन बच रहा था कि मुझे 35-36% जिस सप्लायर की मैंने बेस पे अप्रूवल ली थी। जब मैंने उसके सैंपल्स कॉल किए तो उसके सैंपल मैच नहीं हुए क्वालिटी के साथ। तो हुँ, मैंने उसको कहा यार मुझे ये इम्प्रूव करके दो, मुझे मेरी तरह के चाहिए। तो उसने कहा कि आप जो है ना मुझे अपना सैंपल भिजवाएं, मैं मैच कर दूंगा, लेकिन उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो अच्छा। मीनवाइल जो मैंने दूसरा सप्लायर शॉर्टलिस्ट किया था उसके उसमें भी मेरा मार्जिन को 30-32% बच रहा था। तो हुँ, उसका जो सैंपल था वो मैच था, लेकिन उसने अब सडनली प्राइस ही $1 से बढ़ा दी है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इतना इंक्रीज उसने कैसे कर दी। तो फिर उसके बाद मैंने नए सप्लायर हंट करना शुरू कर दी। तो सप्लायर्स ने तो प्राइसेस तो बढ़ा दी हुई जो करंट सिनेरियो है अलीबाबा पे। ठीक तो है। अलीबाबा पे ये कि एटलीस्ट जो फर्क आ रहा है वो एटलीस्ट जो है ना वो 50 सेंट से लेके 70 सेंट्स तक जो है वो फर्क आ रहा है। तो हम इस सिनेरियो में प्राइस अपनी इंक्रीज कर सकेंगे। दूसरा, मैंने 1688 पे सप्लायर हंट कर लिया है, उसका इंग्लिश वगैरह तो बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस टाइम है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम उसका यही है, अभी पहले भी डिस्कस हो रहा था कि पेमेंट जो है वो ना ट्रेड एश्योरेंस पे आ रहा है ना पेपैल पे आ रहा है। तो कहते हैं कि हमारे और भी क्लाइंट्स हैं, आप कहते हैं 1688 के थ्रू अली पे के थ्रू हमें पे कर दें या हमारे अकाउंट में पे कर दें। जी। उसका तो आपने सोल्यूशन भी मेरे ख्याल से सजेस्ट कर दिया। तो जो 1688 का है उसकी प्राइस बहुत अच्छी आ रही है उसका वीडियो वगैरह पे, क्योंकि पहले सैंपल इनिशियल इवैल्यूएशन जो आप खुद करते हैं उसमें हुँ, काफ़ी चीज़ें आपको भी क्लियर नहीं होती, वो फिर क्लियर हो जाती हैं। तो फिर मैंने जी। सप्लायर से वीडियो कॉल सॉरी वीडियो वगैरह मंगवाई, तो उसका सैंपल मुझे अच्छा लगा काफ़ी। उसकी क्वालिटी और वो ब्रांडिंग वगैरह भी करके भी हमें जो है ना वो एटलीस्ट मतलब हमारे मार्जिन पे अच्छा फॉल कर रहा है। ठीक है। तो अब उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अली फिर भी अली बाबा के सप्लायर भी मैंने कुछ हंट किए हैं, लेकिन उससे मुझे 30% मार्जिन सिक्योर करने के लिए कम से कम भी 60-70 सेंट से जो पॉइंट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे प्राइस में 30% मार्जिन सिक्योर करने के लिए। हुँ, हुँ। तो अब अच्छा। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम मैं अली बाबा के साथ जाऊं या 1688 के साथ जाऊं? अच्छा, आप अभी जिस एमओक्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, जी जी। उसको आप स्लाइटली इंक्रीज़ कर दें। लेकिन मैंने ट्रिपल टू जी जी के अंदर आप डिस्कस कर लें और जी जी। देख लें कि कितना आप मैक्सिमम पुश कर सकते हैं, किस एमओक्यू के ऊपर डील कर सकते हैं। मैंने उस इंक्रीज़ जो जी जी जी। मैंने जो एमओक्यू जो सेल्स वेलोसिटी कंपेटिटर को हम जो टारगेट कर रहे हैं उसके बेस पे मंथली सेल्स वेलोसिटी को, और आपको पता है आजकल प्रोडक्शन लीड टाइम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 50-60 डेज लग रहे हैं। तो उसको सब मैंने डिस्कस किया था ट्रिपल टू से, तो उन्होंने कहा था कि आप एटलीस्ट हम 4 मंथ की इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे एटलीस्ट। तो मैंने कहा इससे ऊपर ही जा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी इससे ऊपर ही जाएगा। तो उसको मैंने करते हुए जो है वो सप्लायर से नेगोशिएट किया है, उसी पे अलीबाबा जो है वो ऐसे सप्लायर जो है वो उस रेंज पे फॉल कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर मैं अलीबाबा की तरफ जाता हूँ तो मुझे 60-70 0.6-0.7 से प्राइस बढ़ानी पड़ेगी 30% अबव जाने के लिए। और मेरा जो आपका कंपेटिटर जो की कंपेटिटर है, उसके प्राइस डिफरेंस क्या है? सेलिंग प्राइस? उसकी जो कीपा की लोएस्ट प्राइस रही है वो 13.99 यूरोज है। ठीक है, और और आप किस प्राइस पे काम कर रहे हैं? मुझे सनी भाई ने दिया है 9.99 यूरोज। 9.99। जी, और उसमें मुझे फिर जो अली बाबा के सप्लायर हैं उसमें ब्रांडिंग ब्रांडिंग का जो है वो काम इसमें बिल्कुल नहीं करके देंगे वो।
जो मेरा कंपेटिटर ऑप्टिमाइज पैकेज वो पैकेजिंग दे रहा है वो वही मुझे देनी पड़ेगी। उसमें वो बिल्कुल ओपीपी बैग में दे रहा है वो ना, उसकी पैकेजिंग कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं है। हम्म, और जो टॉप जो सेलर है, वन टॉप सिक्स सेलर है एट एट वो, के ऊपर है, जी जी, वन वो सिक्स एट एट प्रॉपर, के सप्लायर वो ब्रांडिंग जी कर रहा है। वो, जी वो ब्रांडिंग कर रहा है, वो लोगो भी लगा के दे रहा है प्रोडक्ट के ऊपर भी, और पैकेजिंग भी करके दे रहा है चीप प्राइस पे। ठीक है, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। पेमेंट इश्यूज इस तरीके से नहीं आते। मैंने वही पहले डिस्कस किया है कि जब आपको मार्जिन्स ना मिल रहे हो कहीं और से, और आपके पास सिर्फ वाहिद सोर्स ये 1688 रह जाए, और जी जी, आपकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो मीट हो रही है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। सिर्फ सही है। तो गैप फिर क्या आता है, लैंग्वेज बैरियर आता है। लैंग्वेज बैरियर अगर नहीं है आपके साथ नहीं, वो डायरेक्टली बड़ा अच्छा आप डील कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा डील कर रहे जी, हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम अगर वो बहुत अच्छा है। कोऑपरेटिव है, उसकी हम्म, कम्युनिकेशन जी गैप जी, नहीं है, तो आप अली पे के थ्रू कर सकते हैं उनको। लेकिन आप कोई लोकल इन्वॉल्व करें, कोई जी सोर्सिंग या किसी को इन्वॉल्व करें, ताकि वो डायरेक्टली वहां से डील करे उसको। सही है। दूसरा उसमें आपको पता है कि हमें जो एडवांस पेटेंट के बाद, मेरा पेटेंट तो कोई नहीं निकला, लेकिन उसमें मुझे रिकमेंड किया गया कि 10 से 20% चेंज करना है। अब जब ठीक मैं है। 10-20% चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट थोड़ी काफ़ी सिंपल है, तो हम्म उसमें एक एक डिज़ाइन बिक रहा है जो दूसरी मार्केट्स में जैसे यूएस या यूके में बिक रहा है। उसमें ना वो कुछ हम सिलिकॉन का कुछ ऐड करते हैं मटेरियल में, तो फिर उससे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा मतलब उससे हमारा एक वो नेगेटिव रिव्यूज भी कवर हो जाते हैं और डिज़ाइन चेंज भी हो जाता है। तो क्या हम्म आपके ख्याल में मुझे उससे प्रोसीड करना चाहिए? अगर मैं वो करता हूँ तो वो जो 168 का सप्लायर है उसके साथ मसला ये है कि उसका जो सिलिकॉन कवर है ना वो जो है वो अ, उससे एफडी अप्रूव्ड है, लेकिन एलएफजीबी अप्रूव्ड नहीं है। एलएफजीबी जो जर्मनी का सर्टिफिकेशन है फॉर, लेकिन उस मटेरियल का कोई फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। तो उसका जो वो मटेरियल है एफडीए सर्टिफाइड है, एलएफजीबी नहीं है। कहता है अगर मैं एलएफजीबी सर्टिफाइड लूंगा तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और उसके लिए हम्म आपको एमओक्यूज भी बढ़ाने पड़ेंगे। हम्म। तो अगर तो वो फूड ग्रेडेड प्रोडक्ट नहीं है, और हम्म एलएफजी सर्टिफिकेट जो है वो फूड ग्रेडेड में चाहिए, तो आप हम्म ये पहले डमी लिस्टिंग आपने कर ली है, तो आप कंफर्म कर लें केसेस ओपन करके कि इस प्रोडक्ट जी के जी, लिए मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर उसमें ठीक वो है। जिक्र करते हैं एलएफजी का, तो हम्म आप फिर उसके मुताबिक जो है ना वर्किंग करें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर वो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा, तो जरूरत नहीं हम्म पड़ेगी। अच्छा लेकिन सही है। तो मोल्ड कॉस्ट आप जो है वो देख लें कि मोल्ड कॉस्ट क्या नहीं, चार्ज कर मोल्ड रहा है कॉस्ट उसमें। मुझे नहीं पड़ रही, वो उसमें मोल्ड कॉस्ट मुझे नहीं चार्ज कर रहा, नहीं वो पड़ रही। उसके लिए बहुत इजी है। बस पर यूनिट कॉस्ट हम्म मेरी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन मोल्ड हम्म। कॉस्ट नहीं मेरी पड़ेगी। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन जो है वो उसको देख लें आप, और जी, उसके बाद जो है ना हम अमेजोन से डिस्कस केस करेंगे। ओपन कर लूँ? जी जी, केसेस ओपन कर लें आप। वो सिमिलर तो प्रोडक्ट जो है उसको आप अपलोड करें, या जी, अगर अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी कोई बेच रहा है, तो उसका एसिन आप वहाँ पे रेफर कर दें कि ये वाली हम्म प्रोडक्ट मैं सेल करना चाह रहा हूँ, और इसकी वो सर्टिफिकेशन। मार्केट वो नहीं है, मार्केट वो नहीं है। आप फाइंड आउट करें कि इस मार्केट में कौन बेच रहा है, कोई ना कोई बेच रहा होगा। अच्छा सही है, लेकिन वो उसका डिजाइन टोटली डिफरेंट है। वो हो रहा है लेकिन हमने डिजाइन बहुत डिफरेंट है। हमने असल में मटेरियल को देखना है ना, कि वो सिलिकॉन मटेरियल सही है, के ऊपर सर्टिफिकेशन तो नहीं है, डिजाइन की सही है, तो हमने करना नहीं है, तो ठीक है। उसके ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है। दूसरा हमजा भाई मुझे पूछना था कि जो सप्लायर है, सॉरी, जो सनी मैंने प्राइस दी है वो उसी पे हमें बेचना है। तो हम्म पहले मेरे उसमें वैट यानी कि इंक्लूडेड है, तो उसमें मुझे ट्रिपल टू टीम ने रिकमेंड किया था कि हम जो है वो वैट क्लेम करेंगे, हम सब जो फ्रेट फॉरवर्डर से डीडीयू लेंगे, हम डीडीपी नहीं लेंगे। हम्म तो वो हम वैट क्लेम करने का क्या प्रोसीजर होगा? पहले जब इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर पूरी के ऊपर वैट देंगे, फिर हम आगे कस्टमर से क्लेम करेंगे। हम्म। तो उसका मतलब क्या, थोड़ा प्रोसीजर क्या होगा? मैं जिस क्लियरिंग एजेंट से उससे मैं मतलब उससे क्या बताऊं कि मेरी कितनी ड्यूटी पड़ी है इस प्रोडक्ट पे, तो उसका क्या प्रोसीजर होएगा? जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, जब आपकी गुड्स पहुंचेंगी जर्मनी में और जी जी, कस्टम्स में जाएंगी, तो वो आपको एक इनवॉइस भेजेंगे, और ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि आप ये वाली जो वैट है, ये ड्यूटी जो कस्टम्स है, ये आप पे कर दें। तो अच्छा, वो आपको इनवॉइस के अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे, और वहां से जी। वो क्लियर हो जाएगी, और बाद में तो आप वो उसको क्लेम करें। आप म्यूट हो गए आई थिंक।
जी, अब मैंने कहा उसको मैं प्री फिजिबिलिटी में कैसे लेकर आऊँ कि वो मुझे अमाउंट पता लग जाए ताकि मैं उसको पर यूनिट कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट कर लूँ और चेक वो कर लूँ आपको कि मेरा जो फ्रेट है। फॉरवर्डर बताएगा, फ्रेट फॉरवर्डर बताएगा आपको। और वो वैसे भी अच्छा, वो फिक्स प्राइस नहीं होती, वो आपको एक अच्छा, परसेंटेज होती है, 20 to 25% ऑफ योर इनवॉइस प्राइस। अच्छा, अच्छा, सही है। उसके ऊपर आप मतलब उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। सही है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे फिर यानी कि हम फिर वैट ही क्लेम करेंगे, हम प्राइस के ऊपर जो है वो वैट नहीं डालेंगे अलग से, जो सनी मैंने प्राइस दी है। जी जी। ठीक है, चले, ठीक ठीक है है। मुझे भाई, शुक्रिया। ओके। हाँ। हसन अहमद, हसान अहमद है या हसन अहमद है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हम ना 222 स्टेज में हैं, तो उसमें अभी हम ना एडवांस पेटेंट चेक की स्टेज पर है। तो ठीक है। उसमें मुझे ये पूछना था कि इसमें जो हमारी यानी कि हम डिज़ाइन चेंजेस जो करवाते हैं, यानी कि हमारा ये हो सकता है ना कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो डिज़ाइन चेंजेस। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग एडवांस पेटेंट चेक स्टेज पर हैं, तो उसके अंदर जो है वो हमारी जो है ना यूके की लॉन्च है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हमारी प्रोडक्ट के अंदर के जो डिज़ाइन चेंज है ना वो हो, तो और हमें जो है ना वो डिज़ाइन पेटेंट भी फाइल करना पड़े। तो अभी इसमें ये है कि ये जो है वो मतलब यानी कि पहले हम अपने कंपेटिटर के डिज़ाइन के ऊपर पेटेंट चेक करवाएंगे, जी और फिर हम जो है वो देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो पेटेंट है कि नहीं है, और फिर हम डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, इसी तरह है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी जी, ऐसे ही है। आप अपने अच्छा, कंपेटर को, आप उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर पेटेंट करवाएं, चेक करवाएं, और फिर उसकी रिकमेंडेशन के ठीक बाद है। उसी डिज़ाइन के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे जितनी रिक्वायर्ड होंगी, और उस मॉडिफिकेशन के बाद हम डिज़ाइन पेटेंट करेंगे जो कि हमारी कंपनी के नाम पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूछना था कि पेटेंट चेक के अंदर जो है ना वो कुछ लीगल वर्ड्स डालने का कहा जा रहा है ना फॉर्म के अंदर, तो वो कहते हैं कि H10 वाले ना डालें, तो ये वो वाले कौन से वाले लीगल कीवर्ड्स होंगे? लीगल वर्ड्स डालने का कह रहे हैं आपको निशान एडवांस पेटेंट के अंदर? जी जी जी, जिशान भाई वो कह रहे हैं कि H10 के ना डालें, हमें जो वो लीगल कीवर्ड के डालें। लीगल वर्ड्स आप जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आके आपकी प्रोडक्ट को जो है वो रेफर कर रहे हैं। और लेट्स से कि जैसे भी ये क्वेश्चन आया था कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ब्रांड नेम है, तो इस तरह के वर्ड्स जो कि लीगलिटीज के इश्यूज को कंसर्न कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स को आप उसके अंदर ऐड कर दें अगर हैं तो। अगर नहीं है तो फिर उसको आप उनसे पूछ लें कि इसके अलावा कौन से मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ। यार सिग्नल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक ये करना था कि कितने सप्लायर्स जो है ना वो मिनिमम होने चाहिए लो रेट्स के ऊपर ना, यानी कि ऐसा होता है कि सप्लायर जो है वो ऑर्डर प्लेसमेंट के अभी तो कोड कम दे, और ऑर्डर प्लेसमेंट के वक्त जो है वो कोड ज़्यादा कर दे, तो कितने जो है वो हम बैकअप में रखें फॉर सेफ साइड? आप 2-3 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करें, 4 सप्लायर्स को कर लें शॉर्टलिस्ट। हेलो। आपने लेट्स से, जी आवाज आ रही है आपको? सिग्नल का इशू। हेलो। हेलो। जी जी, आपको जी जी आवाज आई थिंक आ रही जी जी। होगी। अच्छा, आप 3 से 4 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लें और उस सप्लायर की तरफ जाएं जिसको आपने फाइनलाइज किया है, और बाकी को आप बैकअप पे रख लें। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि जब आपको सप्लायर कोट करता है प्राइस, तो उसकी वैलिडिटी बता देता है कि ये इस वक्त तक ये वैलिड है प्राइस। लेट्स से कि 3 वीक्स तक है, 4 वीक्स तक है, या नेक्स्ट मंथ तक ये प्राइस जो है वो ठीक वैलिड है, तो वो उस वैलिडिटी के अंदर वो लायबल होता है उस प्राइस को मीट करने के लिए। ठीक है।
अच्छा, इसमें ये था कि 1688 के थ्रू अगर हम कर रहे हैं ना, तो अगर कोई सप्लायर नहीं है तो हम उसकी पेमेंट किस तरह इंश्योर करें अलीबाबा पे अगर कोई नहीं मिलता है तो? और 1688 पे यूजुअली ना मतलब एक सवाल ये भी था कि इसमें वीचैट के थ्रू हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वीचैट पे सप्लायर्स का रिस्पांस जो है ना वो बहुत ही स्लो है और होता ही नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन है इन दोनों चीज़ों का? 1688 का सबसे बड़ा इशू है ही लैंग्वेज बैरियर और कम्युनिकेशन गैप है। तो ये आपको जो है ना ये फेस करने पड़ेंगे इश्यूज। वी चैट के ऊपर अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा या डिले आ रहे हैं तो इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। आप डायरेक्टली सही है। वहाँ और पे पेमेंट का? 1688 को आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, वो चाइनीज में होता है, बड़ी मुश्किल से आप उसको वी चैट लेते हैं, तो चैट बड़ी डिफिकल्ट है, आपको ट्रांसलेट करके करनी पड़ती है। और पेमेंट वाला जो इशू है वो पेमेंट का? हाँ। पेमेंट का मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप पेपॉल की तरफ लेके जाएं उसको, पेपॉल करवाएं। अगर पेपॉल नहीं मानते तो फिर आप कोई एजेंट थर्ड पर्सन आप हायर करें जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में या अली पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हो ताकि वो सेफ रहे। अच्छा, ईसी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एज अ थर्ड पर्सन एक्ट कर रहे हो? जी जी, कलीम है, जैन है, ये दो तो काम कर रहे हैं। बाकी आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें तो आपको शायद कोई और भी मिल जाए। सही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका? अच्छा ठीक है, वसीम अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अलीबाबा पे तो सोर्सिंग बहुत टफ हो गई थी उस मार्जिन के साथ, तो 1688 पे अभी मार्जिन भी आ रहे हैं। और जैसे इस भाई ने कहा कि रिस्पांस बहुत स्लो है, मगर जितना काम अलीबाबा पे यानी 10 मिनट में होता है, यहाँ एक दिन में होता है। तो अब इसमें यह है कि अब फर्दर और 1688 में कैसे जाएं, क्योंकि फिर वो इरिटेट भी हो जाते हैं। प्राइस उन्होंने दिए हैं, डायमेंशन दिए हैं और सब कुछ दिया है। अब आगे कैसे बढ़ना है और इनके साथ? हम्म, अच्छा ये जो 1688 के ऊपर जो है वो इश्यूज हैं, नो डाउट इसमें कि आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको पेमेंट में इश्यूज आएंगे। तो इसीलिए जो प्रेफर्ड वे होता है वो अली बाबा ही होता है कि अली बाबा के ऊपर आप सप्लाई फाइंड करने की कोशिश करें। अगर नहीं मिल रहा आपको तो आप थर्ड सोर्सिंग एजेंट हायर कर लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप 1688 पे थर्ड ऑप्शन होती है आपके पास। तो ये इनको आपने फेस करना है चैलेंजेस को, और ये इसके कॉन्स हैं 1688 के, इसके साथ ही आपको जो है ना बेयर करना पड़ेगा। जी। अब प्राइस तो मुझे मिल गई, डायमेंशन भी मिल गई, अब आगे क्या करूं? नहीं, आप उसकी आप सैम्पलिंग करवाएं ना, आप उनसे अच्छा जी। सैंपल कॉल अच्छा, करें। सैंपल वो ये अच्छा इसी अच्छा सैंपल है। तो सैंपल जी जो मेरे कंपटीटर्स के हैं ना सर, वो मैंने कॉल कर दिए, वो मेरे पास आ गए। अब मैं सप्लायर की भी खुद अपने पास कॉल करूं कि किसी और पे इवैल्यूएशन करूं, क्या करूं? आप डायरेक्टली मंगवा लें अपने पास, या ओके आप 3 से 4 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करें और जी। चाइना के अंदर कंसोलिडेट करें सैंपल्स को। अपने कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर लें, उनको उनके पास भेज दें और वो आपको एक ही बॉक्स रीपैक करके एक ही बॉक्स आपको फॉरवर्ड कर देगा। तो इस सही, तरीके से आप सैंपल करवा सकते हैं। यानी मंगवाना अपने पास ही है एट द एंड, मैं आप नहीं अपने पास देखना। मंगवा लें या वहां पे इंस्पेक्शन करवा लें, आप अच्छा वहां पे करवा सकते हैं, आप किसी को हायर करके वहां पे करवा सकते हैं। अच्छा सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि अगर हमने सेलेक्ट करना हो बिटवीन लोगो या ट्रेडमार्क और पैकिंग के, तो किस पे जाना चाहिए? सॉरी, दोबारा रिपीट करें। अगर मैंने सेलेक्ट करना हो अपने प्रोडक्ट के लिए कि उस पे मैं एक लेजर इंग्रेव्ड लोगो या हम्म। ट्रेडमार्क डाल दूं या उसका पैकिंग बॉक्स का कर दूं, और दोनों की प्राइसेस तकरीबन 1 RMB है। ओके, तो इनमें से मैं कौन सा, दोनों नहीं कर सकता क्योंकि फिर प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर कौन से में जाना चाहिए? नहीं, इसका आंसर मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऑप्शन हम्म, वायबल है। तो इस कंसर्न को आप डिस्कस करें 222 के अंदर,
और वहाँ पे हम अच्छा आपको आंसर कर देंगे कि अच्छा क्या करना अच्छा चाहिए। इसी से रिलेटेड अगर हम लोगो उस पे लगाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो क्या वो हमें एज ए वो कर देता है, यानी डिजाइन पेटेंट से बचा देगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना सर, उसमें डिजाइन चेंज हो नहीं सकता सर। स्टेनलेस स्टील का एक है और सिलिकॉन भी है उसमें उसमें यानी तकरीबन 99% ही सेम ही बेच रहे हैं, और उसमें 90% तो कलर भी उनका सेम ही है। तो मैं इसमें यानी अभी अगर मैं एडवांस पेटेंट में जाऊं भी, बेसिक में भी उन्होंने जो किए थे कंसर्न, वो मैंने भी चेक किए थे, वही थे। एडवांस में मेरा ख्याल है सर डिजाइन में कुछ चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस लेजर का वो कर दें या लोगो इनग्रेव्ड कर दें या लेजर कर दें जो भी, तो क्या हम इसमें से फिर वो डिजाइन से बच सकते हैं? नहीं, ये तो अभी आप एडवांस पेटेंट में नहीं गए, मुझे नहीं पता कि ये डिजाइन पेटेंट है प्रोडक्ट के नहीं है। अगर लेट से ये डिजाइन पेटेंट इसका निकल आता है तो आप जिशान और उनकी टीम को ही हायर करेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे मॉडिफिकेशन करके दें, इसके अंदर क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन हो सकती है। या दूसरा ये है कि आप अपने सप्लायर से पूछें कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबल मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी तरफ हम जा सकते हैं, क्या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि आप हमें डिजाइन दे दें तो हम उस डिजाइन के बेसिस पे मोल्ड आपको बना देंगे। तो वो डिजाइन जो आपने बनवाना है वो आप ज़ीशान मकबूल को ही आप कहेंगे कि मुझे जो डिजाइन मॉडिफिकेशन है वो करके दें आप, तो वो आपको पॉसिबल डिजाइन मॉडिफिकेशन उसमें कर देंगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर लेट्स से कि कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती तो हम, और डिजाइन पेटेंट भी नहीं है, तो हम उसी डिजाइन को ही सेल कर देंगे। जी वही लग सीम्स के 98% सर सेम ही चीज बेच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि डिजाइन में कुछ कर पाएंगे, वरना कोई तो सिर्फ ये प्रोडक्ट यूके के लिए मैंने यूएस में भी चेक किया है, वहां भी सेम ही चीज है। जी जी। और एक तो सेलर मुझे 1688 पे यूएस का भी मिला, यानी मेरे ख्याल में वो यूएस पे सेल कर रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर वही सही रहेगा। उसके एफडीए वो भी होंगे सर्टिफिकेट्स और वो। जी जी, आप ये इवैल्यूएशन करने के बाद पता चलेगा कि किस प्लेयर की तरफ जाना चाहिए, उनके अच्छा सप्लायर्स और सैंपल, सैंपल्स वगैरह तो चाहिए। मैं तो अब मैं सैंपल मंगवा लूँ उनसे। जी जी, सैम्पलिंग आप कर लें। अच्छा, और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि कॉम्पिटिटर हम 3 सेलेक्ट करते हैं सर, तो जो एक कॉम्पिटिटर था जो कि 2 साल पुराना भी है, वो 51 नंबर पे चला गया, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? आप सेकंड कंपैरेटर को चूज कर लें। अच्छा सेकंड है, ओके। फर्स्ट और सेकंड तो मेरे पास थे, वो तीसरी की मैं सिर्फ बात कर रहा था, क्योंकि मैंने डेटा सनी भाई को ठीक है, सेकंड आपका अप्रूवल के जो लिए मेन भेजा। कंपैरेटर है, जी अगर वो टॉप 10 में ही है तो आप उसको ही कंसीडर करें आप। अच्छा अच्छा, इनमें से एक कोई भी हो चलेगा। जी जी, आप जो मोस्ट रेलेवेंट कंपैरेटर है उसकी तरफ जाएं, जिसका डिजाइन हमने कॉपी करना है। अच्छा, और इससे रिलेटेड एक ये था कि अगर हम अमेजोन को तो कंप्यूटर सेलेक्ट नहीं करते ना सर? वो देखते हैं वायबिलिटी अगर बन रही हो तो हम अगर अमेजोन का सेल जो अमेजोन बेच रहा है, अगर वो उसके रेवेन्यूज और उसके जो रिव्यूज हैं वो मीटेबल हैं तो उसको कर सकते हैं हम, लेकिन वो देखना पड़ेगा, वो आप 222 के अंदर डिस्कस करें। अरे सही है सर, मैं 222 में कर डालूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। एम जी, आपको अनम्यूट किया है। थोड़ा क्विकली क्वेश्चन करते हैं इसको ताकि वाइंड अप करें सेशन को हम। एम जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करें और अपनी तरफ से और क्वेश्चन करें। अच्छा, मिर्जा, आपको अनम्यूट किया मैंने। मिर्जा, आपको अनम्यूट किया मैंने, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें इफ यू हैव एनी। आईफोन, आपको किया अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा सवाल ये था कि मैं लॉन्चेस कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, तो उसमें मैंने जो सोर्सिंग है आउटसोर्स कर दी है ज़ैनुल आबिदीन को। तो मसला यह है कि हम अगर लोगो नहीं लगवाएं अपने प्रोडक्ट पे और इसकी जगह हम
स्टिकर लगा दें तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा स्टिकर के आपने लोगो का स्टिकर लगाना चाहते हैं आप? जी जी, लोगों का स्टिकर लगाना चाहते हैं क्योंकि दोनों की जो है ना क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, तो वो हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगो ना लगाएं, आप स्टिकर लगा लें। और जो हमने कॉम्पिटिटर के जो मंगवाए थे ना, तो उसमें भी स्टिकर ही लगा हुआ था, उनका लोगो नहीं लगा हुआ था। तो बस यही कंफर्म करना था, कोई इससे इशू तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, आप स्टिकर लगा सकते हैं। चलें, सही, थैंक यू। ओके। सफदर अली, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। ओके, शुक्रिया। अच्छा, मेरे प्रोडक्ट वही सोर्सिंग स्टेज में है, और जब मैंने अप्रूव करवाई थी प्रोडक्ट, तो मैंने जो प्राइस जिस पर 30% मार्जिन आ रहे थे वो 20 यूरो थे। अरसलान भाई ने इस कंडीशन के साथ अप्रूव की थी कि अगर हम इसे 12 से 14 यूरो में सेल कर सकते हैं तो फिर वायबल है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अलीबाबा पे पहले मैंने प्राइसेस ली थी, तो वो यही 20 यूरो में ही मुझे वो सेल करके 30% मार्जिन आ रहे थे। तो मैंने फिर 1688 पे काफ़ी ज़्यादा लोगों से रब्ता किया, अराउंड 40 प्लस सप्लायर से मैंने रब्ता किया। तो अभी जो मैं प्राइस जिसमें मुझे 30% मार्जिन आ रहे हैं ना, वो 18 यूरो पे अगर सेल करता हूँ तो फिर आ रहे हैं। स्टिल मैं वो 14 पे नहीं जा पा रहा। तो उसके बाद एक्चुअली मैंने क्या किया, इसका मैंने डीप एनालिसिस किया है प्राइसेस का। तो इसमें यह है कि ये वाली प्रोडक्ट 2 डिफरेंट मटेरियल्स में सेल हो रही है। एक चीप मटेरियल है और एक एक्सपेंसिव मटेरियल है। तो जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ वो एक्सपेंसिव मटेरियल है। अब उसमें मैंने सब वो और जो साइज़ और जो वो मटेरियल उससे रिलेटेड मैंने सब लिस्टिंग निकाली है और उनका प्राइस एनालिसिस किया है। तो मैंने ये निकाला है कि जो लोएस्ट प्राइस जो सेल हुई है ऑल टाइम, वो 14.99 है। वो एक ही सेलर है। वो सेलर अमेज़न खुद सेल कर रहा है इस प्राइस पे 14.99 पे, और मतलब इस ब्रांड की अराउंड 8 लिस्टिंग्स हैं सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। और ये वाली वेरिएशन जो 14.99 पे सेल कर रहा है और मेरा भी यही डिज़ाइन और यही साइज़ है, वो इसको FBM करता है हमेशा। लेकिन बाकी सब जो उसकी लिस्टिंग्स हैं वो उसको FBA कर रहा है, मतलब अमेज़न सेल कर रहा है उसको, ठीक है। और तो वो 14.99 प्राइस सेल कर रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी दूसरे सेलर्स हैं, उनके मैंने लोएस्ट प्राइस थ्रू आउट द हिस्ट्री देखी है, तो वो 20 यूरो से नीचे कोई भी नहीं सेल कभी किसी ने नहीं की। इनफैक्ट नॉर्मली 20 से 25 यूरो और 35 यूरो तक लोग सेल कर रहे हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि हम इसको प्राइस को रेज़ कर सकते हैं। तो शायद जब अरसलान भाई ने मुझे प्राइस ये दी है, तो वो मटेरियल शायद वो नहीं दे सके, या फिर शायद वो उस सेलर के उन्होंने देखा है कि वो FBM कर रहा है तो 14.99 में सेल कर रहा है। लेकिन एक्चुअली वो बड़ा ब्रांड है, वो मोस्टली वो अमेज़न उसको सेल कर रहा है, और वो जहाँ पे जर्मनी में लोकली भी जो स्टोर है वहाँ पे भी मतलब मौजूद है। तो उसके साथ तो डेफिनेटली मैं कंपीट नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरे सेलर्स का अगर मैं देखूं तो वहाँ पे लोएस्ट प्राइस 20 है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? दूसरा जो दूसरी मटेरियल है वो क्या है? मतलब उसके सेलर क्या उसके हाँ, सेलर जो है उनकी मोस्ट सेलिंग प्राइस क्या है या लोएस्ट प्राइस क्या है? जी एक मिनट मैं अभी दे लूँ, लेकिन उसको मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली। कर रही थी क्योंकि उसमें तो मैं वैसे भी जाना भी नहीं चाह रहा, तो उसमें जी उसमें लोएस्ट प्राइस जो है इस साइज के साथ वो 12 यूरो है जी। लेकिन उसपे आपने वर्किंग ही नहीं की कि आपको क्या मार्जिन आ रहे नहीं, हैं? क्योंकि उसमें मैं जाना ही नहीं चाह रहा। वो तो ये जर्मनी के लिए लॉन्च है और जर्मनी में ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्वालिटी को, और जिस मटेरियल के साथ मैं जा रहा हूँ वही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जो दूसरे हैं अभी वो ये उतना रेवेन्यू नहीं ले रहे हैं। अभी ये जो 12 पे सेल कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, लिस्टिंग की रेटिंग? जो दूसरे दूसरे मटेरियल के साथ कह रहे हैं जी
जी, उसकी है इसमें डिफरेंट हैं जो 12 के साथ सेल कर रहे हैं, तो इसमें रेटिंग इनकी भी ओवरऑल जो है ना 4.5 4.4 और 4.4 जी, यही है 4.5 और 4.4 है इनकी। और आपकी जो क्वालिटी है उसकी क्या रेटिंग है? उसके 4.6 4.7 4.5 इस तरह से चल रहे हैं। हम्म, ठीक है। अगर आप डिफरेंट क्वालिटी में जाना चाह रहे हैं और उसकी प्राइस ज़्यादा है, सप्लायर मतलब डेफिनेटली वो अगर सुपीरियर क्वालिटी है तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो भी ज़्यादा होगी, तो जी उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। आपका सेकंड अप्रूवल हो गया? हाँ नहीं, सेकंड अप्रूवल के लिए इसलिए मैंने भेजा था, मैं इसको ट्राई कर रहा था कि मैं ये वाली प्राइस मीट कर पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मीट की, तो अभी आप वही मैं पूछना चाह रहा था, अभी आगे देखना चाहिए मुझे या क्या करना चाहिए? क्योंकि सोर्सिंग पे तो मैंने तकरीबन 1 महीना लगा दिया है। मैंने 30 एक अलीबाबा पे 30 एक लोगों से रब्ता किया है, उसके बाद 1688 पे मैंने अबाउट 40 लोगों से रब्ता किया है। आप इस तरह करें, जो सेकंड मटेरियल है जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, उसके ऊपर भी सोर्सिंग करें और उसके मार्जिन्स भी आप लें, और दोनों मार्जिन्स आप डिफरेंट सेलिंग प्राइस के साथ आप सेकंड अप्रूवल लें कि ये क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी है, इसकी रेटिंग अच्छी है और मैं इस क्वालिटी में जाना चाह रहा हूँ, ये इस सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें ये मार्जिन मिल रहा है। और जो दूसरी मटेरियल है उसके ये प्राइस है, सेलिंग प्राइस है जो अप्रूव हुई थी, और उसका ये मार्जिन बच रहा है। तो दोनों की आप वर्किंग करें और उसके ऊपर इवैल्यूएशन लें और फिर हम अप्रूवल लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए हमें। ओके, सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे ये बता, क्या मुझे किसी एजेंट को हायर करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि मैं खुद तो काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ। नहीं, तो आपने जो सेकंड मटेरियल है जिसके ऊपर आपने वर्किंग ही नहीं की, जी, तो वो जी। कैसे पता चलेगा आपको? आप खुद एक नहीं दफ़ा उसका ट्राई कर लें। ओके, लेकिन एक्चुअली मैं जो जाना चाह रहा हूँ, वो जो गुड क्वालिटी मटेरियल है उसके साथ ही जाना चाह रहा हूँ। आप फिर सोर्सिंग एजेंट हायर कर लें, देख लें। हो सकता है कि वो आपको अच्छे मार्जिन अचीव कर दें क्योंकि मेन विदाउट ये रेजिंग द प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन बेशक दूसरे में मुझे अच्छे मिल भी जाएँ, लेकिन उसमें क्या है कि वो रेवेन्यू वो ज़्यादा नहीं ले रही है। यहाँ पे इस मटेरियल के साथ जो है ना वो रेवेन्यू ऑन एवरेज जो है ना, जो 5 जो मेन सेलर्स हैं, वो ऑन एवरेज 15 के अर्न कर रहे हैं। और जो दूसरे मटेरियल के साथ है वो ऑन एवरेज तकरीबन 2 से 3 हज़ार अर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप सोर्सिंग एजेंट हायर कर लें। अगर वो वहाँ पे भी हमें मार्जिन नहीं मिलेगा, हम फिर सेलिंग प्राइस जो है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर कि कहाँ पे होनी चाहिए। ओके सर। और इसमें जी जो एजेंट्स हैं वो कोई आप रिकमेंड करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, रिकमेंडेशन तो नहीं है मेरे पास। आप बहरहाल ग्रुप में अंदर पोस्ट करें, आपको काफ़ी मिल जाएंगे। चाइना में बैठे हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट, बैठे हुए हैं बूट कैंप के, तो वो आपको आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे। सही। और इसमें सोर्सिंग एजेंट के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या आती हैं? हम इनिशियली उन्हें पे कर देते हैं, जाके हम उन्हें टारगेट देते हैं कि ये हमारी प्राइस है, इसको आप मीट करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे और आपको पे करेंगे। तो इस जी, जी, वो कुछ अपफ्रंट ले लेते हैं $50-60, ओके, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो आपको आफ्टर जो है ना वो मार्जिन्स अचीव होने के बाद ही आपको पे करना पड़ता है, अगर आप जाते हैं उस तरफ तो। अगर आप उनके साथ डील नहीं करते, लेट्स से कि मार्जिन अचीव नहीं हो रहे और वो कहते हैं कि ये लोएस्ट प्राइस है जो हमें मिली है, और आप एग्री नहीं है, तो आप फिर पेमेंट नहीं करेंगे उनको। ओके। और ऑन एवरेज क्या पेमेंट इनके रेट्स क्या होते हैं एजेंट्स? हर किसी के अपने हैं, आप पोस्ट करें और डिफरेंट रेट्स ले लें। कोई ओके, 300 चार्ज करते हैं, कोई 600 भी चार्ज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट सही। के मैं ऊपर और वर्किंग के ऊपर। ठीक, मैं वही रफली आइडिया लेना चाह रहा था। ठीक जी, है। ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन था कि जब मैं एक्चुअली ये जब प्राइसेस चेक कर रहा था कीपा पे, तो वहाँ पे थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन आ रही थी कि अब वहाँ पे 3 प्राइसेस आ रही होती हैं, बाय बॉक्स प्राइस, न्यू विद थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस। तो हम कौन-सी प्राइस देखते हैं कि जो लोएस्ट प्राइस हम चेक कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे ये लोएस्ट प्राइस क्या रही है? न्यू तो की। ओनली न्यू। जी। लेकिन उस न्यू के साथ साथ में मेंशन किया होता है कि दिस प्राइस इज विदाउट सेंडिंग चार्जेस। तो वो तो फिर एक्चुअल प्राइस ना हुई कि मतलब उसमें प्लस हमने जो एफबीए जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें जो फुलफिल बाय अमेज़न है वो प्राइस इंक्लूड नहीं हुई इसमें, ऐसे? नहीं, जो आप प्राइस देखें लिस्टिंग के ऊपर, जी, और लिस्टिंग के ऊपर आपको जो एफबीए वाले सेलर होंगे वो जी, एक ही होता है। मतलब लेट्स से कि आप एक सेलर है और वो सेल कर रहा है,
और वो FBA कर रहा है और वो न्यू के ऊपर कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट है उसकी। और सेकंड सेलर वो उस वक़्त होगा, अमेज़न होगा जब लेट्स से कि उस कोई स्टॉक कोई इन्वेंटरी गई है, मतलब कोई ऑर्डर गया है और रिफंड हुआ है। तो रिफंड में क्या करता है, अमेज़न इटसेल्फ वो लिस्टिंग के ऊपर अटैच हो जाता है और वो उसको एज़ ए यूज्ड आइटम जो है ना सेल कर रहा होता है। लेकिन हमने उस प्राइस, वो बड़ी कम प्राइस होती है, मतलब वो $2-3 का एक तो डिफरेंस होता है। सेकंडली वो बड़े कम वक़्त 7 डेज़ के लिए होती है सिर्फ वो प्राइसिंग। तो आपने प्राइस वो देखनी है जो कंसिस्टेंट है और जो FBA की प्राइस है। तो विदाउट विदाउट क्या कह रहे हैं आप? विदाउट क्या आ रहा होता है? विदाउट ये आ रहा था विदाउट सेंडिंग चार्ज। नहीं, नहीं, आप विदाउट सेंडिंग चार्जेस, अब पता नहीं ये कौन से चार्जेस जब को मैं न्यू पे कंसीडर कर लेके रहा है। जाता हूँ कर्सर तो ये शो करता है लोएस्ट जूस प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर्स, सॉरी न्यू पे जब लेके जाता हूँ तो लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर ऑन अमेज़न, शिपिंग नॉट इंक्लूडेड। तो शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है ना, तो शिपिंग तो जी। डिफरेंट होती है। ये यूएस की है? सॉरी, नहीं, ये जर्मनी के लिए। जर्मनी की है ना? तो जी। वो डिफरेंट सिटीज की हो सकता है, डिफरेंट शिपिंग चार्जेस हों। तो ये कीपा के अंदर, आप कीपा के अंदर ये चेक ना करें, आप लिस्टिंग के ऊपर इटसेल्फ जो है ना, आप प्राइसिंग देखें, BSR वहाँ पे जो आ रहा था ग्राफ, वहाँ पे देख लें आप, वहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है? ओके, उससे एक्स मतलब एक्सरे से देख लूँ या? एक्सरे से देख लें या कंपैरिजन कर लें कि कहाँ पे प्राइस ओके, जो है ना वो सही आ रही है। सही होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है? ओके। बाय। अच्छा गाइस, सेशन को जो है ना 10 मिनट के अंदर एंड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन था और इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो क्वेश्चन अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ एक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ आप कर लें, बाकी बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, 222 के अंदर डिस्कस कर लें या ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बस जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। जी सना मरियम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, मैं ना एक प्राइवेट लॉन्च है, ये इसी के साथ नहीं है, बट जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है ना वो वहाँ पे आ रहा है। लाइक मैंने पेटेंट वगैरह चेक किया, उसका डिज़ाइन चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। जो मुझे पहले सोर्सिंग पे प्राइस मिल रही थी ना, दैट वाज अराउंड $1, राइट? उसमें DDP डाल के सब कुछ आ रहा था। DDP सॉरी डाल के 1.50 बन रही थी। वैसे XW हमारे पास आ रही थी $1, राइट? अब जब डिज़ाइन चेंज हुआ है, उसने नया मोल्ड इंक्लूड करना है एंड वो कह रहे हैं कि $2 में दी जाएगी प्राइस, एक ये चीज़। अब ये है कि मुझे जो चीज़ पता है वो ये है कि मोल्ड कॉस्ट जो पड़ती है हमें वन टाइम पड़ती है, उसके बाद नहीं पड़ती, राइट? अब वो हमें जब नेक्स्ट टाइम हम इन्वेंट्री उससे ऑर्डर करेंगे तो वो हमें $2 की देगा या फिर 1.50 की देगा? अच्छा, ये डिफरेंट सप्लायर्स के डिफरेंट टर्म्स होती हैं। कुछ सप्लायर जो है वो वन टाइम मोल्ड कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं, और कुछ सप्लायर क्या करते हैं कि हम पर यूनिट की कॉस्ट जो हमारी इंक्रीज होगी आपके कस्टम डिजाइन के ऊपर। तो ये आप कंफर्म कर लें अपने सप्लायर से कि ये $2 आप चार्ज करें, ये इस इन्वेंट्री के ऊपर होगा या ये कंटिन्यूअसली इसी प्राइस के ऊपर जाएगा। अगर वो कहता है कि आपको $2 पर यूनिट ही कॉस्ट करेगा ईच टाइम, तो फिर आप उसके साथ नहीं जाएंगे। फिर आप सप्लायर फाइंड आउट करें, कोई और फाइंड आउट करें और उसके साथ नेगोशिएट करें कि हम वन टाइम मोल्ड कॉस्ट आपको पे कर सकते हैं अगर है तो, और अच्छा, अदरवाइज जो है हम नहीं करेंगे। ये देन फायदे हमें नहीं। वो वही प्राइस देगा लाइक XW या DDP जो हम पहले दे रहे थे, लाइक 1.50। जी, 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 जी। वो प्रोडक्ट ठीक है, की जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी, और मोल्ड हम्म, कॉस्ट जो है वो वन टाइम चार्ज करेगा आपसे। ठीक हो गया। एक और चीज कि जो मैं पहले कर रही थी, जिस कंपैरेटर को मैं फॉलो कर रही थी, नीश एनालिसिस जब मैंने किया, उसने स्टार्ट किया था लाइक 5.99 से। अब उसकी जो प्राइस है वो 8.99 है, ठीक है? अब मेरा जो मार्जिन निकल रहा था, अगर मैं अपनी प्राइस रखूं, क्योंकि वहां पे जो मेरे पास मार्जिन निकल रहा है ना, जिसमें मेरी सेल इंक्रीज हो सकती है, वो 5.99 से हो सकती है, क्योंकि सबकी प्राइस वहां पे ऊपर है, ठीक है? पहले वो 9.99 पे, फिर उन्होंने रिड्यूस करके 6.99 पे की। अब मैं दरम्यान में ये सोचा था कि चलो मेरा पहले 28% मार्जिन आ रहा है, तो चलो मैं इसको इंक्रीज करती हूँ, एज सर सनी सेड कि आपका 30+ मार्जिन होना चाहिए अनटिल के 35 आपका अचीव ना हो जाए। तो मैंने किया कि 6.4 करती हूँ, राइट? मैंने जब 6.4 की तो मेरे पास मार्जिन आ रहा था 32, लेकिन अब जो है वो मोल्ड कॉस्ट भी पड़ रही है, और दूसरे जो मेरे पूरी लिस्टिंग के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सेलर्स हैं, वो अपने 8 से 9 से नीचे प्राइस लेके 6 तक ला रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन व्हाट शुड आई डू? आपकी यूके की या यूएस की लॉन्च है? जी, यूके की है।
यूके की है। हम्म डेफिनेटली नेगोशिएशन करनी पड़ेगी आपको, दोबारा जो है वर्किंग करनी पड़ेगी सोर्सिंग के ऊपर, और अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें किसी तरीके से। आपकी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कॉस्ट है उसको इवेल्युएट करें, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं आप पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर डाल रही, और इस तरीके से आप करें। एमओक्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लें, या अगर आपको अचीव नहीं हो रही, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट कंसर्न है वो तो मोल्ड बिल्कुल डिज़ाइन जो ऐसे है ही है, उसके ऊपर है, तो बिल्कुल वो ऐसे फिगर ही आउट कर लें पहले। वो फिगर आउट है। करने के बाद जो है ना वो दूसरे जो नेगोशिएशन है वो इजी हो जाएगी आपके लिए। हुँ। अच्छा ये करते हैं हम कि जैसे कि मुझे जैसे मैंने शायद ज़ाहिद से पूछा था ये इसी के हैं 222 के, कि आप ना बहुत कम प्राइस नहीं कर सकती। उससे क्या होता है प्राइस वॉर स्टार्ट होती है और वो सारे नीचे ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5.99 करेंगे ना 4 पे आ जाएँगे। वो चाइना के हैं, वो उनकी अपनी प्रोडक्शन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको फ़र्क पड़ेगा, राइट? तो आप इस तरह ना करें। तो हम जो है वो प्राइस नॉर्मल भी रख सकते हैं, लाइक ये हमारा क्राइटेरिया कि $1 कम रखो ना अपने कंपैटिटर से। बट मेरा मार्जिन नहीं बच रहा, सोर्सिंग अच्छी नहीं, अच्छी तो खैर हो है, अब बेचारे कितने की दें, मुझे फ्री तो नहीं ना देंगे। तो वो जो है वो तो मैं एक नॉर्मल प्राइस रख सकती हूँ रादर देन टू गो विद लाइक बहुत ही नीचे जाऊँ प्राइस के। जी, जी। हम प्राइस असल में इसलिए लो करते हैं क्योंकि हम जब लॉन्च करते हैं उसके अंदर हमें ब्लीडिंग कम हो रही होती है, और हम हमारे पास काफ़ी रूम होता है उसको प्राइस के साथ खेलने का। हम उसको प्राइस को इम्प्रूव करके अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आप इसी के ऑफ है ये लॉन्च, तो आप हाँ, अपनी हाँ। प्राइसिंग को उसी तरीके से मैनेज कर सकती हैं, नो इश्यू। लेकिन मेरे पास रूम ही इसी तरह का था ना कि अगर मैं वॉर कर सकती हूँ वहां पे प्राइस पे, तो वो सिर्फ एक प्राइस है, ठीक है, कि मेरी अगर कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, वो कम प्राइस में इतनी की मिल रही है जितना कि कंपेटिटर 9 में दे रहा है, ठीक है, जितनी मैं 5 में दे रही हूँ। 5 और 9 का क्या कंपैरिजन, मेरे पास आएंगे वो प्रोडक्ट खरीदने, एक ये स्ट्रैटेजी थी। बट अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगी, मेरे पास अभी रिव्यूज भी नहीं है, सेम वही प्रोडक्ट उनको अच्छे रिव्यूज के साथ मिल रही है, तो वो तो कोई उनका रीजन ही नहीं ना बनता वो खरीदने का। तो मुझे ये कंसर्न हो रहा था। सही है, वो आप फिगर आउट करें कि प्राइसेस कम क्यों हुई हैं। आप $9 से $6 पे 9 पाउंड से 6 पाउंड डायरेक्टली क्यों सप्लायर लेके आए, आपके सेलर लेके आए प्राइसिंग को, ये इसको फिगर आउट करें। कहीं वो लाइटनिंग डील तो नहीं चल रही, आप जेएस देख रही हैं और वो पीछे वैसे लाइटनिंग डील चल रही हो या 7 डे डील चल रही हो, इसको देख लें आप, क्योंकि वो हाँ वो डील के उन्होंने ऑफ लगाया हुआ है, कूपन्स लगाए हुए हैं उन्होंने। जी, जी। तो वो जैसे ही वो डील ऑफ होगी, प्रमोशन एंड होगी, वो वापस दोबारा अपनी नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर चली जाएगी लिस्ट। तो ठीक हो गया, थैंक यू वो सो आपको मच, चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। 5 मिनट हैं यार, आप मैं जल्दी से अनम्यूट कर देता हूँ। अफान आप करें यार क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा भाई, ये जो हम अपना इसी कंपैरिजन शीट फिल करते हैं उसके अंदर टॉप 10 कंपेटिटर्स जो हम लिखते हैं, वो जो हमारे टॉप 10 में आ रहे होते हैं हम सिर्फ वही लिखते हैं? क्योंकि अभी जो मुझे इशू आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे सेलर्स हैं जो न्यू हैं, अभी उन्हें 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं, और जो जिनके हाई सेल्स वॉल्यूम है वो अभी टॉप 10 से नीचे चले गए हैं। तो क्या उन्होंने वापस आना ही है, वो उनकी जो सेल्स वेलोसिटी है वो बता रही है कि वापस आएंगे, तो क्या हम उनको लिख सकते हैं फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अभी वो नीचे चले गए हैं, वापस आएंगे नहीं, तो हम हमने उनको? जी, जी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हमने फॉर द टाइम बीइंग उनको कंसीडर नहीं करना, हमने कंसीडर ही उनको करना जो कि मोस्ट रेलेवेंट कंपेटिटर्स हैं। हमने टॉप 10 कंपेटिटर को उठा के इसी कंपैरिजन शीट के अंदर नहीं डालना। हमने वो वाले टॉप 10 कंपेटिटर्स लेने, चाहे वो एक कंपेटिटर बैठा हुआ है आपका स्पॉट 25 के ऊपर, लेकिन वो मोस्ट रेलेवेंट है, तो आपने उसको उसी तरीके से उसको एडजस्ट कर देना है कंपैरिजन शीट के अंदर। तो कंपेटिटर 1 वो होगा जो आपका सबसे रेलेवेंट कंपेटिटर होगा, उससे लीस्ट कंपेटिटर होगा कंपेटिटर 2, उससे लीस्ट होगा कंपेटिटर 3, और जो सबसे लीस्ट कंपेटिटर है वो कंपेटिटर 10 होगा आपका। ये वो कंपेटिटर हो गए जिन जो आपके साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, और इनको हम एज ए कंपेटिटर कंसिडर कर सकते हैं। टॉप 10 के अंदर काफी ऐसे सेलर होंगे जो आपके लीग के नहीं होंगे, आपसे जो है मटेरियल में फर्क आ रहा होगा, आपकी जो रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे, उनको कम्पीट नहीं कर सकते हम। प्रोडक्ट का डिजाइन ही डिफरेंट होगा, वो वाली प्रोडक्ट ही नहीं होगी, तो उनको हमने एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है। और सिर्फ एक और क्वेश्चन है छोटा सा,
कि आजकल हम कोरोना की एक करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से हम बाय एयर प्रेफर कर रहे हैं या बाय सी, क्योंकि बाय सी के अगर हम शिपिंग मेथड यूज़ करते हैं तो वो 2 माह से भी एक्सीड कर सकता है। बाय एयर करते हैं तो वो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि वो हमारा मार्जिन ही निकलता। तो हम किसको प्रेफर करें आजकल? नहीं, हम सी को करेंगे। अगर आपका बाई एयर मार्जिन नहीं निकल रहा तो हम बाई एयर की तरफ क्यों जाएंगे? तो वो वायबिलिटी नहीं बनेगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, आप बाई सी ही करेंगे, चाहे वो 60 डेज लग रहे हैं। तो उस तरीके से प्लान आउट करें आप, ठीक है? बाकी इसको डिस्कस कर लेंगे हम, 222 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलें ठीक, थैंक यू। ओके जी, औरंगजेब खान। अच्छा, अभी एक ये औरंगजेब के बाद किसका हैंड रेस था? मोहम्मद उमर जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारा जो जो प्रोडक्ट है ना, उसमें काफ़ी लाइक डिफरेंट पैक्स के साथ लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कोई पैक ऑफ समथिंग लाइक 500, 200, 300। तो अब मैं सर पूछना चाह रहा था कि जो हम मतलब हमारा जो मेन जो ज़्यादा सेल हो रहा होगा, वही पैक हम अगर हम कॉपी करें और उसी प्राइस उससे कम प्राइस पे लॉन्च करें, तो मतलब ये वायबल होगा, या हम कोई छोटा पैक लें और उसको सबसे कम प्राइस पे लॉन्च करें? तो सर ये मैं पूछना, क्योंकि सर वहाँ पे छोटे पैक वाले भी हैं जिन्होंने बड़ी कम प्राइस रखी है, तो उसके बाद बड़े पैक वाले भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा सेल हो रहा है वो बड़े पैक्स वाला जो है ना वो सेल हो रहा है। तो सर आप ये देखें कि आपकी जो अप्रूव्ड सेलिंग प्राइस है वो क्या है। उसकी बेसिस पे आप पैक साइजेस को सॉर्ट आउट करें और देखें कि उस सेलिंग प्राइस के अंदर मैं कौन सा पैक साइज बेच सकता हूँ, या मैं किस पैक साइज वाले कंपेटिटर को compete कर सकता हूँ उस सेलिंग प्राइस के अंदर। तो उसके ऊपर आप काम करें उस तरीके से। सर मतलब हम लाइक सेलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन जब हमारा अच्छा सर, हम डिफरेंट पैक साइज के साथ compete कर सकते हैं कम रिव्यूज़ वाले को, मतलब या हमारा पैक साइज सेम ही होना चाहिए जिसके रिव्यूज़ को हम compete करेंगे? नहीं, वो नहीं, आपका डिज़ाइन हम जी, जी। लेट्स से आप एक पैक साइज कंपेटिटर, आपने कंपेटिटर को चूज़ किया और वो पैक ऑफ 100 बेच रहा है। लेकिन जी, आपकी जी। सेलिंग प्राइस ऐसी है कि आप पैक ऑफ 100 नहीं बेच सकते, आप पैक ऑफ 50 बेच सकते हैं। तो आप पैक ऑफ 50 के साथ उस कंपेटिटर को compete कर सकते हैं उस प्राइस के ऊपर, जो आपकी सेलिंग प्राइस है। अच्छा अच्छा, रिव्यूज़ इन सेंस ऑफ रिव्यूज़ में उनको हम बीट कर सकते हैं, और डिज़ाइन जी, हम लाइक ये तो हम ज़्यादा रिव्यूज़ वाले चूज़ करेंगे ना कंपेटिटर जी, के, कंपेटिटर है कौन-सा, कौन-कौन से जी, जी, कंपेटिटर हैं और वो वायबल हैं भी कि नहीं है। इन जी, टर्म्स ऑफ बिल्कुल। रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़ और इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, ये सारी चीज़ें जी, देखेंगे जी। ना हम, उसके बाद देखेंगे इसको तो ये सर प्लान मैं करेंगे। सारा डाटा लाइक 222 में शेयर करूँगा तो लाइक उनसे मतलब गाइडेंस मिल जी, जाएगी। जी, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यार ये आखिरी सवाल है, ज़ीशान से मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद जिसके क्वेश्चन होंगे वो अपने रिस्पेक्टिवली ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन रेज़ करें और वहाँ पे आंसर उनको मिल जाएगा। ज़ीशान, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं सोर्सिंग कर रहा था अपने प्राइवेट क्लाइंट के लिए। तो सर एक जो सप्लायर है वो मुझे दे रहा है $10 में और एक दे रहा है $18 में। तो लेकिन सर $18 वाले का 93% जो है वो रिस्पॉन्स रेट है और डिलीवरी टाइम भी अच्छा है, और $10 वाले का सर तकरीबन 63 रिस्पॉन्स रेट है। तो सर किसको प्रेफर करना चाहिए? आप रिस्पॉन्स रेट तो देख रहे हैं, लेकिन आपने सप्लायर से बात की है? आपको क्या लगा है वो रिस्पॉन्सिव है आपके साथ कोऑपरेटिव है या नहीं है? यस सर, कोऑपरेटिव लग रहा है सर। कोऑपरेटिव लग रहा है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे 19 और 10 के अंदर तो अच्छा खासा डिफरेंस है, 100% डिफरेंस आ जाता है। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कोई और सप्लायर ढूँढें जिसकी रेटिंग अच्छी हो अलीबाबा के ऊपर। लेकिन अगर आपको नहीं क्योंकि मिलता, उसका डिलीवरी ऑन टाइम 0% आ रहा है 10 वाले का। आपको आवाज़ आ रही है? जी सर।
सर मैं कह रहा था कि जो $10 वाला है उसका जो डिलीवरी ऑन टाइम है वो 0% आ रहा है। 0% आ रहा है तो फिर वो रिस्की है, आप अवॉइड करें, आप किसी और को फाइंड आउट कर लें। तो सर ऐसा हो सकता है कि जो हमें कम प्राइस दे रहा है, जो फर्स्ट हमारी इन्वेंट्री है तकरीबन 500 या 1000 जो यूनिट है हम उसे मंगवा लें, बाद में सप्लायर चेंज कर लें। नहीं, आप पहले ही आप सप्लायर फाइंड आउट कर लें, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर ये आपको रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन है या ज़ीरो आ रही है, तो फिर आप कोशिश करें किसी और सप्लायर के साथ जाएँ और जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो और थोड़ा-सा कोऑपरेटिव भी हो। चाहे वो थोड़ा बहुत परसेंटेज में इश्यू आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। जैसे 63% है लेकिन वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं 0% रेटिंग है, तो आप ये ना हो कि आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हो जाए। वैसे तो आप अपने आप को सेफ कर रहे होते हैं ट्रेड एश्योरेंस के साथ, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे सप्लायर के साथ जाएँ, फर्स्ट ऑर्डर आपका ऐसे सप्लायर के साथ होना चाहिए जिसके प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है? राइट सर, मुझे थोड़ा सा कंपेटिटर के बारे में बता दें कि सर मैंने जो वीडियोस यार देखी जल्दी उसमें से कहा क्वेश्चन था कर कि लें, वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन राइट नाउ। सर जो कंपेटिटर है अगर वो गार्बेज बेच रहा है तो आप भी वही बेचें, लेकिन सर सनी अली ने बताया था कि मैं हमेशा जो है जो कॉपी पेस्ट है वो टॉप के सेलर को करूंगा, लाइक डिजाइन वगैरह। और सर हम compete किस चीज में कर रहे होते हैं एक्चुअली? देखें मुझे नहीं पता आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ये आप compete कर रहे होते हैं इन अ सेंस कि वो कौन सा कंपेटिटर अच्छा सेल कर रहा है और उसकी रेटिंग्स क्या हैं, रेटिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी, प्राइस के ऊपर डिफरेंस क्या है, प्राइस आपको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, ये आप डिस्कस कर लें, ग्रुप के अंदर कर लें डिस्कस, कोई बना हुआ है आपके साथ, आपके पास ये क्राइटेरिया देख लें आप, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहाँ पे और बाकी जिसके क्वेश्चंस हैं वो फिर अपने-अपने ग्रुप्स में रेज़ कर लें। तो या नेक्स्ट सेशन के वेट कर लें आप, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।